तो आपका स्वागत करता हूँ डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस बड़े ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये क्लास 6 से चालू हो जाता है और आपका क्लास 12 तक काम करता है। उसके बाद आपको आंसर्स लिखने में भी बड़े काम आते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन में तो काम उतना ज़्यादा नहीं आता है, बट हाँ, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आपका करेगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, यहाँ पे देखो, इंग्लिश में दो चीज़ें हैं, एक तो एक्टिव एंड पैसिव, दूसरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वॉइस और यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है स्पीच। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, जैसे कि राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट। ये क्या है? एक्टिव वॉइस में, यानी राम बाजार जाता है, हमने सिंपल से कह दिया। एक्टिव वॉइस है, मतलब एक बंदा के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, अब इस फर्स्ट पर्सन की बात किसी सेकंड पर्सन के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को कही जा रही है। ठीक है, तो अब उसको कैसे कहा जाएगा? बाजार राम के द्वारा जाया जाता है, बाजार राम के द्वारा जाया जाता है, यानी मार्केट इज गॉन बाय राम। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई? मार्केट इज गॉन बाय राम। ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे बाई एक वर्ड का इस्तेमाल आया, और जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ लास्ट में इस्तेमाल हो रहा था वो सब्जेक्ट की जगह ले लिया और सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह ले लिया। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ पैसिव वॉइस, यानी किसी की आवाज़ को हमने क्या किया है, जस्ट वैसे का वैसे ही बोल दिया है, बट बात करने का ढंग अलग था। ठीक है, जबकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि राम सैड, राम ने कहा गो टू मार्केट, बाजार जाओ, राम ने कहा। तो अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? राम सैड टू गो टू मार्केट, यानी ये राम के द्वारा कही गई एक बात थी, राम के द्वारा कही गई एक बात थी, क्या? बाजार जाओ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पीच। अब इसी को हमने, इसकी स्पीच को यानी इसकी बात को हमने कुछ इनडायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि राम ने कहा कि बाजार जाओ। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे स्पीच कही जाती है और उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और वहाँ पे वॉइस होती है, यानी एक
की आवाज़ को दूसरे की आवाज़ में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब बहुत ही यहाँ पे मैं बेसिक से समझाने वाला हूँ। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने से पहले आपको ट्रांसलेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान नहीं होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान नहीं होगी, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले मैं उस टेंस को आपका क्लियर करना चाहूँगा कि आप पहचान कैसे करोगे। तो अगर हिंदी में आपको पहचान करनी है तो टॉपिक होगा पहचान। ठीक है, पहचान कैसे होगी भाई? अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट टेंस है आपका, अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो हिंदी में पहचान करने के लिए आपके पास होना चाहिए है। इस दो वर्ड का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में, ये हिंदी भाषी के लिए है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर आपको इंग्लिश में पहचान करनी है तो प्रेजेंट टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब से होती है। तो वर्ब दो तरीके के होते हैं, आपको पता होगा। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी होती है मेन वर्ब। अगर प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट है तो वहाँ पे इज़ होता है, एम होता है या फिर आर आपको मिल जाएगा प्रेजेंट टेंस की पहचान में। अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहाँ पे क्या होता है, वर्ब, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या फिर ईएस, ये आपकी पहचान होगी। ठीक है, या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, ये प्रेजेंट टेंस में पहचान होती है, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब कुछ हिंदी भाषी के लिए क्या होगा, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए ता है, ती है और ते हैं, ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट पहचान किसकी होगी फॉर हिंदी? हिंदी के लिए अगर देखा जाए तो पास्ट टेंस में क्या पहचान होती है? या, ई, ये, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। यानी आपके सेंटेंस में ये, या, ई, ऊ, ए, ये वर्ड आते हैं, या फिर था, थी, थे। अगर ये वर्ड आए तो आप समझ लेना कि वहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हुआ है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब इंग्लिश के लिए, अगर इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आपको समझना है तो आप कैसे जानोगे? वर्ब फिर से मैं बताऊंगा, वर्ब में दो चीज़ें पाई जाएंगी,
एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको वॉज या फिर वर मिलेगा, और मेन वर्ब में क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, अगर आपके पास वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस के लिए है, पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, फिर अगली पहचान पे आते हैं, तो फिर आता है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हिंदी भाषी के लिए क्या होगा, गा, गी, गे, जाएगा, खाएगा, सोएगा, इस तरीके से आएगा। और इंग्लिश वालों के लिए क्या है, इंग्लिश वालों के लिए जो वर्ब होगी वो इस्तेमाल की हुई होगी वहाँ पे विल या फिर शैल। तो आप समझ जाना कि वहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर टेंस की बात कही जा रही है। ठीक है, अब अगला क्या आता है कि हमने बात की पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फिर फ्यूचर। ठीक है, इन तीनों के इनडेफिनिट टेंस की बात की गई। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है, इनडेफिनिट टेंस के लिए रूल आप लोग लिख लो। एक्टिव वॉइस में रूल, एक्टिव वॉइस का रूल, यहाँ से आपको देखिए दो चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे आपको एक टेंस भी सीखने को मिलेगा कि आखिर आप किसी भी हिंदी वर्ड को, हिंदी सेंटेंस को आप किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो। ये हिंदी भाषी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश वालों को तो आता है। ठीक है, तो रूल क्या होता है वहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट डाल के लिखो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या नाउन में पर्सनल नाउन है, पर्सनल नाउन है, तो वर्ब में एस या फिर ईएस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, होप आप लोग ने लिख लिया होगा। फिर अगले में चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने वहाँ पे पहचान बताई थी, प्रेजेंट था ही है, तो कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट की बात अगर मैं ना करूँ, डायरेक्ट मैं कंटिन्यूअस टेंस की बात करूँ, कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो कंटिन्यूअस में एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती है, वो है हिंदी वालों के लिए रहा, रही और रहे, इन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर प्रेजेंट है तो है का इस्तेमाल किया जाएगा,
अगर पास्ट है तो था थी के इस्तेमाल किया जाएगा। अगर फ्यूचर है तो होगा, रहा होगा, खा रहा होगा, खा रही होगी, खा रहे होंगे, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। और इंग्लिश वालों के लिए अगर कंटिन्यूअस है तो आपको केवल और केवल देखना है कि जो आपका वर्ब है, यानी जो वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म है कि नहीं, आईएनजी फॉर्म है कि नहीं, बस आपको ये बात देखनी है। ठीक है, फिर आते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस जो है वहाँ पे क्या होता है, हिंदी भाषी के लिए वहाँ पे इस्तेमाल होता है चुका, चुकी, चुके, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इंग्लिश मीडियम के लिए आपको इंग्लिश टू इंग्लिश देखना है तो इस्तेमाल होगा हैज़, हैड, का प्लूरल है तो हैव, और पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव, और शैल हैव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वहाँ पे एक समय प्लस रहा है, रहा था, कर रहा था, उसके साथ साथ टाइम का भी बोध होने लगता है, टाइम भी शो होने लगता है। तो वो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको समझने के लिए आपको काफ़ी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और ये कम से कम आपको 2-3 दिन तो केवल समझने में लगाया जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप किताब उठाओ और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो किताब से। वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो से जुड़े रहना, आप लोग किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और परफेक्ट बन सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ रूल्स पे आते हैं, जैसे कि समझना यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब रूल्स, एक्टिव वॉइस के सभी रूल्स, ये चीज़ आपको एकदम याद होनी चाहिए, चाहे हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों। ठीक है, जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस अगर आपको दिया हुआ है, ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस के लिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी मैंने लिखवाया था नोट में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या पर्सनल नाउन है तो वर्ब जो होगी उसमें एस या फिर ईएस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर अगला जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब,
नोट में आपको लिखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या फिर पर्सनल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोनाउन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोनाउन अगर सिंगुलर में है, जैसे कि दिस है, ठीक है, तो यहाँ पे दिस है, दैट है, इट है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में इज़ लगाते हैं। ठीक है, अगर प्लूरल है तो आर लगाते हैं, लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन है कि अगर आई आ गया तो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एम। तो ये हमारा एक्सेप्शन है। ठीक, फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़, अच्छा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आपको हैज़ या हैव कब लगाना है, जब सिंगुलर या फिर पर्सनल नाउन या फिर कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन दिस, एग्जाम्पल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है हैज़, और अगर प्लूरल आ जाता है तो वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है हैव। तो ये था आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस। अब पास्ट में पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, सिंपल सा रूल है। फिर उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे आपको देखना होता है जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर आपका सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी तक हम लोग सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, अब क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि कौन सा टेंस आपका परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट है, कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट्स और विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं प्लस
मेन वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आई और वी के साथ आपको पता होगा शैल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, आपका सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ आती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म हर कंटिन्यूअस टेंस में लग रहा है, ठीक है। बस ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट, ये लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस will and shall have plus verb प्लस थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या क्या रूल हैं, किस बेस पर आप जान जाओगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब जैसा कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट आपका और ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस बनाते समय जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो वर्ड कैसे चेंज होते हैं। आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस। उसके साथ साथ जितने और भी वर्ड्स होंगे उसको मैं मेंशन कर दूंगा जब आप लोग को समझाऊंगा, और भी वहाँ पे प्रैक्टिस सीजन आएगी तो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कुछ रूल्स क्या क्या हैं इसमें। आज तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो एग्ज़ाम्पल एक ले लो, क्या है कि राम मुँह प्लक्स फ्लावर, ठीक है। अब आपने देखा, क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब वर्ब में हम लोग देखेंगे कि ये क्या फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है या सेकंड फॉर्म की वर्ब है या थर्ड फॉर्म की वर्ब है। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्लक्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमने प्लग देखा, तो प्लग से हमें पता चल गया कि ये एक फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है। उसके बाद हमने एस या ई एस देखा, तो उससे हमें ये भी पता चल गया कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है।
प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। इससे हमें इस बात का जानकारी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लो या समझ लो कि अगर आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? जो सब्जेक्ट है वो एकदम लास्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब वो भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, फिर इस्तेमाल होता है बाई, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग एकदम कंठस्थ कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक दिया था एग्जाम्पल, राम प्लस फ्लावर राम प्लस फ्लावर। तो आपको अभी मैंने बताया कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो वर्ब है, और जो डबल लाइनिंग वाला है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस का रूल है, और अभी मैंने बताया था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसका आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है। तो कैसे आप करोगे? तो फ्लावर यानी ऑब्जेक्ट पहले, अच्छा सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। तो फ्लावर सिंगुलर के लिए इज, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, फिर बाय राम यानी सब्जेक्ट। तो ये पहला एक एग्जाम्पल था जिसमें आपको मुझे समझाना था कि क्या हो गया यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये बाय, और ये जो आपका है सब्जेक्ट, सब यही आपका स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता पैसिव वॉइस का। तो ये चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल नंबर एक और ले लो, क्या हो जाएगा, सुधा सिंग्स, अच्छा सिंग की जगह मैं एक पास्ट टेंस का लेता हूँ, sang a song। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे हमने वर्ब देखी, वर्ब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये तो वर्ब सेकेंड फॉर्म की है। अगर सेकेंड फॉर्म की है तो ये
कौन से स्ट्रक्चर को शो करता है? पास्ट इंडेफिनिट को। तो पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज होगा पैसिव वॉइस। यानी आपको एक बात और पता चली कि आपका टेंस कभी नहीं बदलता। सेंटेंस बदल गया लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया, बट टेंस अगर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सॉन्ग यानी ऑब्जेक्ट पहले, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंगुलर। वॉज, सैंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, बाय सुधा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये पार्ट 1 था। उसके बाद अभी और रूल लिखवाने हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। तो अगली वीडियो में मैं वहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल लिखाऊंगा, और फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। और आपका अगर वीडियो में समर्थन आया तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके सॉल्व भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।